हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए प्रश्नोत्तरी के साथ। तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इस पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन है? कि भारत का सबसे ऊंचा या भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन आपके सामने, ए महान्यायवादी, बी महाधिवक्ता, सी न्यायाधिकर्ता और डी विधि विभाग का महासचिव। तो सही आंसर है महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत का सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसका प्रमुख कार्य भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना या राष्ट्रपति द्वारा जो विधिक कार्य सौंपे गए हैं उस मैटर में या उस मामलों में विधिक ना, इसका प्रमुख कार्य है महान्यायवादी का। और महान्यायवादी का जो उल्लेख है, महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में, जो 76 अनुच्छेद है, उसमें महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। तो महान्यायवादी की योग्यता की बात करें तो महान्यायवादी पद की योग्यता वही योग्यता है जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए होती है। यानी जिस व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता है वो आदमी भारत का महान्यायवादी भी बन सकता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और महान्यायवादी अपना इस्तीफा या त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। यह है महान्यायवादी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और महान्यायवादी से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है पेपर में तो एक प्रश्न तो ये बनता है कि भारत का सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है। दूसरा ऑप्शन महान्यायवादी का कार्यकाल, तो वहां आपको करना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। उसके अलावा अगर उसको पूछे कि उसको शपथ कौन दिलाता है तो शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बाद, कि मंत्रिपरिषद सिफारिश करती है और उसके बाद उसी व्यक्ति की राष्ट्रपति है वो महान्यायवादी पद पर नियुक्ति करता है। और यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो ये करंट जीके का प्रश्न है, जब आपका एग्जाम हो तब आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे वर्तमान में वेणुगोपाल राव भारत के महान्यायवादी पद पर कार्यरत है। तो ये था आज का पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। कि आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको बता दें कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 में एक मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। उसके अलावा दूसरा है बी ऑप्शन है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 एंड 29 और 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये भी मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, क्योंकि मूल अधिकारों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये है 32 में। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो है 29 और 29 और 30 में। तो ये दोनों ही मौलिक अधिकार है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन है भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार। भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 51 क में दिया हुआ है, जो कि हमारा मूल कर्तव्य है। तो हमारे जो मूल कर्तव्य है उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 क में दिए हुए हैं। तो ये क्या है? मूल अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य है भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार। यह अधिकार नहीं बल्कि
मूल कर्तव्य है। तो ये ऑप्शन सही होगा कि निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार। डी ऑप्शन था धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। तो ये धर्म से संबंधित स्वतंत्रता या धार्मिक जो स्वतंत्रता है, ये हमें अनुच्छेद 25 से 28 के बीच मूल अधिकार दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार में शामिल है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ या प्रमुख गद्दी कहाँ स्थित है? पटवारी प्री में पूछा गया प्रश्न था, और शायद अभी जो एक एग्जाम हुआ था, लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन आपके पास जोधपुर, दातड़ा, दिल्ली और बीकानेर। तो सही ऑप्शन है डी, बीकानेर। अलखिया संप्रदाय कहाँ स्थित है? बीकानेर, बीकानेर। इस संप्रदाय के प्रवर्तक, कई बार पूछा जाता है कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो पर इसके प्रवर्तक है स्वामी लालगिरी जी। स्वामी लालगिरी अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक है, और अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और स्वामी लालगिरी जी, इनका जन्म चूरू में हुआ था, ध्यान रखना, जन्म चूरू में हुआ था। वैसे ये ऑप्शन है जोधपुर, यहां भी एक संप्रदाय है, आपने पढ़ा होगा रामसनई संप्रदाय, जिसकी पीठ जोधपुर में स्थित है। दातड़ा, यहां भी एक संप्रदाय है, दातड़ा भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा। यहां गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, गुद्दड़ संप्रदाय की। और दिल्ली, यहां एक चरणदास जी का संप्रदाय है, जिसको चरणदासी संप्रदाय बोलते हैं, इसकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? दिल्ली। तो हमारा प्रश्न था अलखिया संप्रदाय, तो इसकी प्रमुख पीठ है बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? कि राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? पटवारी में भी पूछा गया था, आरएएस में भी पूछा गया था, और लाइब्रेरियन एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन है श्रावण शुक्ल अष्टमी, बी है श्रावण कृष्ण अष्टमी, सी है चैत्र कृष्ण अष्टमी, और डी है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो सही ऑप्शन होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस दिन राजस्थान में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। क्या होता है गुड़ला त्योहार? पहले आपको बता दें कि गुड़ला त्योहार का जो मुख्य दिन, या ऐसा कहें कि गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये सही है चैत्र कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन सही है। लेकिन गुड़ला त्योहार पर जो मेले वगैरह का आयोजन होता है, काफी दिन तक ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोग्राम है वो चलता है। ये क्या होता है, चैत्र शुक्ला अष्टमी से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, और चैत्र कृष्ण अष्टमी से स्टार्ट होता है और चैत्र शुक्ला तृतीया तक लगातार चलता है। इस दिन क्या होता है कि कुछ महिलाएं इकट्ठी होती हैं और जो कुम्हार होते हैं, मटके वगैरह बनाते हैं, उनके घर जाते हैं और वहां से छिद्र युक्त मटका, छिद्र युक्त मटका छिद्र युक्त मटका लेते हैं और उसके अंदर दीप रखने के बाद उन दीप को जलाते हैं और फिर वहां से कुछ गीत गाते हुए घर की तरफ लौटते हैं। और घर आने के बाद जो उनके जो मटके होते हैं उनको किसी तालाब, किसी नहर या किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरह से गुड़ला त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। एक ऑप्शन है यहाँ भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, तो ध्यान रखें भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है, यानी राधा का बर्थडे, राधा का जन्मदिन मनाया जाता है और इसको राधा अष्टमी नाम से जाना जाता है।
अगर यहाँ भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की जगह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी हो जाता है तो ये कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है, कृष्ण जी का बर्थडे मनाया जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी, और चैत्र कृष्णाष्टमी गुड़ला त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? एक बात तो आपको पता लग गया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको यह बताना है कि किस शासक को पराजित किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, घनानंद, अजातशत्रु और महापद्म नंद। ये चार ऑप्शन आपके पास। तो इसका सही जवाब है घनानंद। घनानंद जो नंद वंश के शासक थे, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और इनको हरा करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। तो एक बात तो तय है कि घनानंद जो नंद वंश का शासक था इसको हरा दिया और इस वंश के स्थान पर उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव डाल दी। तो अगर प्रश्न पूछे कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था तो क्या होगा? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी या मौर्य वंश की नींव डाली थी। एक ऑप्शन था महापद्म नंद, ये भी नंद लगा हुआ है, देखो आप नंद, तो ये भी नंद वंश का था, लेकिन ये नंद वंश का प्रथम शासक था। प्रथम शासक मतलब नंद वंश की नींव किसने डाली थी? तो महापद्म नंद ने डाली थी। तो दो प्रश्न बनते हैं यहाँ कि नंद वंश का प्रथम शासक कौन था और नंद वंश का प्रथम शासक कौन था और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो एक हो गया घनानंद और एक हो गया महापद्म नंद। एक है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये बनता है कि जो पहली बौद्ध संहिता हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, जो पहली बौद्ध संहिता हुई थी वो अजातशत्रु के समय हुई थी। एक प्रश्न तो ये बनता है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र था, और अजातशत्रु को पितरहंता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और उसके बाद पिता की हत्या करने के बाद अजातशत्रु ने हत्या की अपने पिता की और उसके बाद खुद राजा बना था, इसलिए इसे पितरहंता भी कहते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन था अपने पास सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? यूनान का सम्राट था, यूनानी सम्राट था सेल्यूकस निकेटर, जिसको हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कब? 305 ईस्वी पूर्व। 305 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस निकेटर को, जो यूनानी सम्राट था, इसको हराया था। और हराने के बाद इनके बीच जो संधि हुई थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पर्सन, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? जो कांगड़ कांड है वह किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? तो आपको पता होगा कुछ राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, प्रजामंडल का गठन हुआ था
उनके स्थापनाकर्ता थे या उनका अध्यक्ष था या उनके जो सन थे, उनके बारे में हर पेपर में एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ बात करते हैं हम, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन है कोटा और डी ऑप्शन है झालावाड़। तो आपको बता दें, जो कांगड़ गांव है वो वर्तमान में चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील में स्थित है। ठीक है, ये किस प्रजामंडल के तहत आते हैं? तो ये थे बीकानेर प्रजामंडल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन है, बीकानेर प्रजामंडल। कांगड़ कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो बीकानेर प्रजामंडल से। अब बात करते हैं इन प्रजामंडल्स के बारे में कि इनके कब स्थापना हुई थी, इनके अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो हुई थी 1931 में, 1931 में हुई थी और इनके अध्यक्ष थे कपूर चंद पाटनी। कपूरचंद पाटनी। इस प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई थी। एक तो 1931 में जब इसके अध्यक्ष बने थे कपूरचंद पाटनी, ठीक है, पहली बार तो ये। उसके बाद इस आंदोलन की पुनः स्थापना भी हुई थी, जो हुई थी 1936 में। इस प्रजामंडल की पुनः स्थापना भी हुई थी या पुनर्स्थापित हुआ था जयपुर प्रजामंडल 1936 में, सॉरी 1936 में। तब इसके अध्यक्ष थे चिरंजी लाल मिश्र, इसके अध्यक्ष थे जब इसकी पुनः स्थापना हुई थी। उसके बाद बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल किसकी अध्यक्षता में? मगाराम वेद की अध्यक्षता में। और कब हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? एक बात ध्यान रखिए, जयपुर प्रजामंडल की 2 बार स्थापना हुई थी। पहली हुई थी 1931 और पुनः स्थापना हुई थी 1936 में। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो मगाराम वेद की अध्यक्षता में हुई थी और ये हुई थी 1936 में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन था कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल जो हाड़ौती प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल जो हाड़ौती प्रजामंडल के तहत आता है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई थी। कोटा प्रजामंडल जो हाड़ौती प्रजामंडल का हिस्सा था और इसकी स्थापना जो हुई थी नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई थी। और अब नेक्स्ट है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। सन भी ध्यान रखिए क्योंकि प्रजामंडल के बारे में 2 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं कि स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, कोटा प्रजामंडल हो गया। नेक्स्ट है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और 1946 में हुई थी। तो ये थी इन 4 प्रजामंडल के बारे में महत्वपूर्ण बात कि किसकी अध्यक्षता में स्थापना हुई थी और स्थापना हुई कब थी। तो प्रजामंडल के बारे में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो इन 4 प्रजामंडल के बारे में आपको बता दिए कि कब इनकी स्थापना हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट जो वीडियो में हम बात करेंगे तब आपको प्रजामंडल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गांधी इरविन समझौते, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? तो गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, आप सबको पता है।
तो मध्यस्थता मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर स्प्रू, एनी बेसेंट और चिंतामणि, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही ऑप्शन है तेज बहादुर। RS प्री, जो अभी लास्ट RS प्री हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि गांधी और इरविन जो समझौता हुआ था उसमें मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी, तो तेज बहादुर स्प्रू ने निभाई थी। अब हम थोड़ी बात करते हैं गांधी इरविन समझौते के बारे में। जो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। पांच मार्च 1931 को हुआ था गांधी और इरविन के बीच। इसके अंदर काफी शर्तें थी कि इसके बाद क्या होगा, क्या करना है, क्या सिस्टम नहीं चलेगा, किसको बंद करना है। तो इसके बारे में 2 महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहली तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसको समाप्त करना, इसको समाप्त करना एक तो ये। दूसरी, जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, राजनीतिक कैदी का मतलब जिनका संबंध किसी भी हिंसा से नहीं है, जो कैदी राजनीतिक कैदी है, उन सब की रिहाई, उन सब की रिहाई। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें थी इस समझौते की। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? यह भी अभी जो लास्ट RS प्री हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन है आपके सामने A बलवन, B इल्तुतमिश, C अलाउद्दीन खिलजी और D फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर है A बलवन। बलवन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। क्या था दीवाने अर्ज? बलवन बहुत ही शातिर दिमाग का व्यक्ति था। इस समय बलवन को या कहें दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण का बहुत बड़ा खतरा था। जो मंगोल थे उनके आक्रमण का बहुत बड़ा खतरा था। तो इससे यानी मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए बलवन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। सैन्य विभाग की स्थापना की थी और उस सैन्य विभाग का क्या नाम था? दीवाने अर्ज था। ठीक है, तो बलवन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए। तो उस सैन्य विभाग का नाम रखा गया था दीवाने अर्ज। इस दीवाने अर्ज को ऐसे भी लिखते हैं, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था। बलवन के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं। इनकी लौह है एवं रक्त की नीति। ये प्रश्न भी पेपर में कई बार आता है। लौह एवं रक्त की नीति का संबंध किससे है? तो लौह और रक्त की नीति भी किसने अपनाई थी? बलवन ने अपनाई थी। क्यों? अपने पद की यानी सुल्तान का जो पद था उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए। क्योंकि बलवन का ऐसा मानना था कि सब ऐसा समझे कि जो सुल्तान का पद है वो ईश्वर की देन है और सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए, सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है?
तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस भी पेपर में इंडिया जीके है, जो किसी धर्म के बारे में पढ़ना हो, कोई सिलेबस में हो, सभ्यता हो, ये चीजें हो, तो वहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित 1% 99% पेपर में पूछा जाता है। और कुछ एक स्थान के नाम है जिनसे संबंधित ही प्रश्न पूछा जाता है, और वो सारे स्थान महात्मा बुद्ध से संबंधित होते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान पूछा, पहला ऑप्शन आपके पास कुशीनारा, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा है सारनाथ और चौथा है श्रावस्ती। ये चारों ऑप्शन ही महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ये चारों स्थान महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है। और पेपर में भी जो प्रश्न पूछा जाता है महात्मा बुद्ध से संबंधित, उसके जो ऑप्शन होते हैं वही सारे ऑप्शन महात्मा बुद्ध से ही संबंधित होते हैं। तो हम इन ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं, एक एक ऑप्शन, तो साथ साथ हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है कुशीनारा। जहां हम हमारी भाषा में कहें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, लेकिन जो बुद्धिस्ट है, ठीक है, वो इसे मृत्यु नहीं बल्कि महापरिनिर्वाण नाम से जानते हैं। और प्रश्न भी इसी तरह से पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन सही होगा कुशीनारा में। तो यहाँ तो हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु। उसके बाद है लुम्बिनी, यहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, जो नेपाल के तराई प्रदेश में स्थित है, नेपाल के तराई प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है सारनाथ। सबसे पहला उपदेश, सारनाथ सबसे पहला उपदेश। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन है श्रावस्ती। यहां महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। जन्म है वो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। 563 ईस्वी पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो यहाँ पूछा गया था महात्मा बुद्ध का जन्म, तो ऑप्शन सही है लुम्बिनी। तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी। उससे पहले हम आपके साथ इतिहास के किसी एक विषय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। कोई एक टॉपिक लेकर आएंगे आपके साथ, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी का वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।